नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज छठा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं राज्यसभा और लोकसभा में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल है। साथ ही बात करेंगे आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है सदन के भीतर, और संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार शर्मा, जो हमें लोकसभा से जुड़ा अपडेट देंगे, और अखिलेश सुमन, जो राज्यसभा से जुड़ा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू से लोकसभा सांसद सुनील कुमार पिंटू जी, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद नारायण दास गुप्ता वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल गौड़ भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संसद में आज के एजेंडे को लेकर बात करेंगे इन विशेषज्ञ मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। लोकसभा में आज समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 और संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर जारी रहेगी चर्चा। लोकसभा की कार्यसूची में विधेयकों की संभावित सूची में 2 विनियोग विधेयक शामिल। इन विधेयकों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में करेंगी पेश। राज्यसभा में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए होगा पेश, और संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा पूरी हो गई है। अब मंत्री देंगे जवाब। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे और अपने मेहमानों से भी उस पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर दोनों सदनों में कल क्या कुछ हुआ उस पर डाल लेते हैं रिकैप के जरिए। शीतकालीन सत्र के 5वें दिन मंगलवार को दोनों ही सदनों में संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले में दिवंगत होने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों ही सदनों में 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के त्वांग सेक्टर में हुई यांगत्से की घटना के बारे में बयान दिया। लोकसभा में साल 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पहला बैच और साल 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों की चर्चा को आगे बढ़ाया गया। चर्चा आज भी जारी रहेगी। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज लोकसभा में क्या है खास पर। लोकसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सदन में आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 और समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 पर आगे की चर्चा होनी है। इसके साथ ही विधेयकों की संभावित सूची में 2 विनियोग विधेयक, विनियोग संख्या 5 विधेयक 2022 और विनियोग संख्या 4 विधेयक 2022 शामिल है। साल 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को दर्शाने वाले विवरण और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर सदन में आगे की चर्चा और मतदान भी होना सूचीबद्ध है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी सदन में कार्य मंत्रणा समिति के 37वें प्रतिवेदन से सहमति का प्रस्ताव पेश करेंगे। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मसाला बोर्ड के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव पेश करेंगी। साथ ही वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 के बारे में वक्तव्य देंगे। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय और डाक विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 के बारे में वक्तव्य देंगे। इसके साथ ही लोकसभा महासचिव राज्यसभा से प्राप्त 3 संदेशों की सूचना सदन को देने वाले हैं। सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न अहम पत्र सभा पटेल पर रखे जाने और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। लोकसभा में कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। सांसद अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। साथ ही सांसद प्रताप राव
जाधव संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति और सांसद पीपी चौधरी विदेशी मामलों संबंधित समिति का विवरण सदन में पेश करेंगे। सीधा रुख करते हैं पवन कुमार शर्मा का। पवन, देखा जाए तो आज बहुत महत्वपूर्ण कार्य सूचीबद्ध है, क्या है पूरी जानकारी? प्रतिबिंब, जैसा हम जानते हैं कि लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत जो है होती है, प्रश्नकाल से शुरुआत होती है, तो बहुत अहम प्रश्न है प्रश्नकाल में, और वो सारे के सारे रिलेटेड हैं रेलवे विभाग से, जिसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। 7 प्रश्न हैं रेलवे विभाग से संबंधित, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय है उससे संबंधित भी प्रश्न हैं। 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो अश्विनी वैष्णव ही उसके मंत्री भी हैं, वो जवाब देंगे उसमें। तो क्योंकि वो सीधे सवाल जो जनता से जुड़ रहते हैं प्रश्नकाल में, तो वो रहने वाला है। अहम प्रश्न है, बहुत अच्छे। स्टार्टअप को लेकर प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर्स को लेकर प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नकाल बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद जैसा आपने बताया कि बहुत सी अहम रिपोर्ट्स हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। उसके अलावा पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो लोक लेखा समिति है, बहुत महत्वपूर्ण समिति है, हम जैसा जानते हैं संसद की, उसकी इस रिपोर्ट पेश होनी है। इसके अलावा 2 कमेटीज और हैं जिनकी रिपोर्ट शामिल होनी, तो सारी रिपोर्ट भी बिल्कुल अहम है। उसके बाद जो है क्योंकि लोकसभा में जो है वो अनुपूरक अनुदान मांगे जो हैं 2022-23 के लिए, उन पर भी चर्चा हो रही है और लोकसभा में जारी है। और उसके साथ ही जो अतिरिक्त अनुदान मांगे हैं 2019-20 के लिए, उसके ऊपर भी चर्चा जारी है। तो मंत्री जो हैं, जैसा आपने बताया कि वो भी अपनी अपनी बात अपने अपने मंत्रालय को लेकर उसमें रखेंगे। होता ये है प्रतिबिंब जी के जो बजट रहता है, बजट में बहुत सारे अनुमानित बजट लगता है, पर बाद में खर्चा वो बढ़ जाता है, तो उसके लिए अनुपूरक मांगें आती हैं अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से। तो उस पर विचार जरूरी है, क्योंकि जो वित्त विधेयक है उस पर चर्चा जो है सिर्फ लोकसभा में होती है, तो लोकसभा में ये अहम बिजनेस रहता है, तो इस पे चर्चा आज होनी है। उसके अलावा 2 जो है अहम बिल, कल भी ये लिस्टेड थे, आज भी वो बिल लिस्टेड है। पहला बिल है, इसमें जो लिस्टेड है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022। तो ये जो विधेयक है ये तमिलनाडु में 2 समुदाय हैं, उनमें एक समुदाय है नारी कोरवन और दूसरा है कुरी विक्रन। ये 2 समुदाय हैं तमिलनाडु में जिनको कि शेड्यूल ट्राइब में शामिल करना है। के संदर्भ में और अधिक जानकारी आपसे लेंगे। अभी तक जो चर्चा हुई है आपसे उन बिंदुओं पर हमारे विशेषज्ञ मेहमान सुनील कुमार पिंटू जी और रोशनलाल गौड़ यहाँ पर मौजूद हैं। सुनील कुमार पिंटू जी, कल लग रहा था कि अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा भी हो जाएगी और शायद इस पर मतदान भी हो जाएगा, नहीं हो पाया। आज क्या संभावना लग रही है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार सत्र के अंदर में अपने अनुदान के मांगों के लिए वो आती है, परंतु सवाल ये उठता है कि आप अनुदान में ये दिखला रहे हैं कि हमने जो बजट में हमने प्रोविज़न रखा था उससे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं जी, परंतु आज की डेट में स्थिति है कि सभी राज्यों से ये लगातार आ रही है कि हमें हर योजनाओं के मद में राशि की कमी कर दी गई, राशि की कटौती हो गई। और आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, अनुदान हमें और बढ़ाया जाए। हम अनुदान को पास कराने के पक्ष में हैं, परंतु जो राज्यों का हिस्सा है जो आपने कट किया है उसको फुलफिल करने का सरकार तुरंत कदम उठाए। जी जी, ये देखा गया है रोशनलाल जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे प्रति दावे करते हैं और अनुपूरक अनुदान मांगों को लेकर भी कहा गया है पिंटू जी की तरफ से कि समर्थन करते हैं, लेकिन जो राज्यों को लेनी है निधि वो उनको पहले दी जाए। तो क्या कुछ ऐसा है कि राज्यों की मांग कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वाजिब है, या फिर अनुपूरक अनुदान मांगों के विषय से जुड़ा हुआ विषय है ये? नहीं, ये अनुदान मांगों से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। जो राज्यों के विषय हैं उसमें जैसे जीएसटी को लेके मुद्दे उठाते हैं कि उनका जीएसटी का हिस्सा नहीं गया है, वो मुद्दा अलग है। ये जो अनुदान मांगे हैं ये दरअसल 3.5 लाख करोड़ का मामला है, और इसमें जो महंगाई बढ़ी है, जो यूक्रेन और रूस के कारण जो सप्लाई चेन टूटी है, तो इसके कारण उर्वरक की जो खाद सब्सिडी थी उसमें उसका हिस्सा बढ़ा है। और दूसरा जो सरकार की तरफ से गरीबों को अन्न योजना दी जा रही है उसका खर्चा है। तो ये कुल मिला के 2-3 स्कीमों के लिए पैसा है, 3.5 लाख करोड़ का है। तो ये एक रूटीन प्रोसेस है जो बजट के बाद जब ये शीतकालीन सत्र होता है तो उसमें एक अनुपूरक मांगे आती हैं, और ये उसी का ही एक हिस्सा है। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी जी, और नारायण दास गुप्ता आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जैसा कि हमने कहा कि वर्चुअली हमारे साथ जुड़ेंगे, वो जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत
स्वागत है। अभी तक 5 दिन की संसद की कार्रवाई हो चुकी है, लोकसभा और राज्यसभा की। अगर राज्यसभा की बात करें तो कितनी संतोषजनक रही है अभी तक की गति? देखिए, ऐसा है, अब पहली बार ऐसा है कि जो हमारे नए चेयरमैन आए धनखड़ जी, उनकी अध्यक्षता में मैं यही कहूंगा बहुत संतोषजनक जो है कार्रवाई रही है। बिल भी पास हुए हैं। कल थोड़ा सा हुआ, मतलब जो है उसमें डिस्टर्बेंस, उसको लेके चीन के विषय को लेके जो वहाँ पे हरकत हुई। अदरवाइज जो है बहुत ही सेटिस्फैक्टरी प्रोसीडिंग्स रही है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं रहा है। एजेंडा पूरा जितना एजेंडा जो है सूचित किया गया एज पर बुलेटिन पिछले 5 दिनों में, उसकी पूरी तरह से वार्तालाप हुई और बहुत ही सौहार्दपूर्ण में कार्रवाई चली, ये कहूँगा मैं। जी हाँ, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आज राज्यसभा के एजेंडे में क्या कुछ खास रहने वाला है। राज्यसभा की आज करें बात तो राज्यसभा में आज विचार और पारित किए जाने के लिए 2 विधेयक पेश किए जाएंगे। सदन में आज संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 पर भी उच्च सदन में विचार होना है। इसके साथ ही सदन में सभापटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और सांसद प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछेंगे। साथ ही 2 दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। सदन की कार्यसूची में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, राष्ट्रीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव सदन में शामिल किया जाना भी सम्मिलित है। साथ ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी महिलाओं की संरक्षा संबंधी मुद्दे के संबंध में स्थायी समिति की सिफारिशों और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों 2021-22 पर बयान देंगी। सांसद भुवनेश्वर कलिता लोक लेखा समिति 2022-23 के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति 2022-23 के विवरण भी पेश करने वाले हैं। सांसद जया बच्चन विदेशी मामलों से संबंधित स्थायी समिति का विवरण पेश करेंगे। अखिलेश सोमन हमारे साथ जुड़ गए हैं राज्यसभा का अपडेट देने के लिए। राज्यसभा की अभी तक की कार्रवाई संतोषजनक रही है। नारायण दास गुप्ता आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ये बात कह रहे हैं। अखिलेश, 5 दिन अच्छे गुजरे और कल भी जो है सदन में बहुत बेहतरीन गति से कार्रवाई हुई है, कार्य चला है। आज की क्या स्थिति लग रही है? देखिए, प्रतिबिंब जब राज्यसभा की कार्रवाई कल शुरू हुई तो निश्चित तौर पे कल एक बड़ा मामला था, डिफेंस का मामला था। चाइना ने इंडिया के अंदर इनकर्शन किया था, इसे लेके सारे सदस्य उत्तेजित थे और जो अपोजिशन के मेंबर्स थे उन्होंने मांग की थी इस पर चर्चा कराने की। लेकिन जो उपसभापति हरिवंश थे उन्होंने कहा कि देखिए, मामला बहुत संवेदनशील है और इस पे चूँकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देने वाले हैं, इसलिए इस पर चर्चा का दबाव ना बनाया जाए। हालांकि अपोजिशन इस पे चर्चा के लिए अड़ा रहा है। इसके चलते एक बार एडजॉर्न भी हुआ कल हाउस, लेकिन बाद में रक्षा मंत्री ने बयान दिया, उसके बाद अपोजिशन ने वॉकआउट हुआ। लेकिन आज जो स्थिति है, आज स्थिति वैसी नहीं है। आज जो मुझे जानकारी मिली है, अभी तक कोई एडजॉर्नमेंट मोशन विपक्ष ने नहीं दिया है। हालांकि मैं बताऊं प्रतिबिंब कि अभी विपक्ष की बैठक चल रही है। अपोजिशन के सारे जो मेंबर्स हैं, उनके जो नेता हैं, फ्लोर लीडर्स, उनकी बैठक, जो विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में, उनके कमरे में अभी बैठक चल रही है और आगे की रणनीति, आज की रणनीति किस तरीके से रखें, इस पर वो लोग चर्चा करेंगे। तो निश्चित तौर पे फ्लोर पे आज देखने वाली बात होगी कि क्या माहौल रहता है। हालांकि कल जो आरोप प्रत्यारोप काफ़ी चले थे विपक्ष और पक्ष के बीच में, और उसके बाद चाइना की तरफ से ये बयान आया, इंडिया की तरफ से बयान आया, तो माना यह जा रहा है कि आज ये मामला उस तरीके से नहीं उठेगा जिस तरीके से कल ये गर्म था। उधर बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य सारे पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर शामिल हैं। तो एक आगे की रणनीति बनाने के लिए दोनों जो सत्ता पक्ष और विपक्ष लगे हुए हैं और जो उम्मीद की जाती है कि आज जिस तरीके से पिछले 4 दिनों तक सदन की कार्रवाई चली, आज उसी तरह से सदन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और जो कल एक इन सारे व्यवधानों के बीच में भी एक जो महत्वपूर्ण बिल था, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में कैटेगरी
कैटेगरी चेंज करने का यूपी के 4 जिलों से, तो उस पर काफ़ी अच्छी चर्चा हुई और सदस्यों ने भाग लिया उसमें। अर्जुन मुंडा जो ट्राइबल जो मिनिस्टर हैं उनको आज बयान देना है उस पर, तो निश्चित तौर पे एक ऐसा मामला है जिसमें कि खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे जगहों में जहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन उतना नहीं है, जहाँ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ऐसे में कुछ कैटेगरी शेड्यूल कास्ट की कुछ कैटेगरी को शेड्यूल ट्राइब में जब ट्रांसफ़र करते हैं, जिनका कि एक ओरिजिन माना जाता है कि ट्राइबल ओरिजिन है, उसी तरह की उनकी पहचान है, तो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है किसी भी स्टेट में, और स्टेट रिकमेंड करती है, उसके बाद ही सेंटर इस पर विचार करती है, तो उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जी जी जी। और जो तमाम बिंदु हैं आज राज्यसभा में जो सूचीबद्ध कार्य हैं उस पर हम आपसे और चर्चा करेंगे। अभी तक की चर्चा के लिए धन्यवाद। रोशन लाल गौर जी, कल जो है चीन का जो विषय था उसको लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के भीतर रक्षा मंत्री को बयान देना पड़ा, और देखा गया कि इस बयान के बाद लोकसभा की कार्रवाई थोड़ी सी डिरेल हुई, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई जो है चली और बिल पर बहुत ही बढ़िया चर्चा हुई। सभी पक्षों के माननीय सांसदों ने उसमें चर्चा में हिस्सा लिया। आज माना जा रहा है कि चर्चा जो है पूर्ण हो जाएगी संबंधित मंत्री जी के बयान के बाद। कैसा लगता है आपको? देखिए, कल जब ये खबर आई थी कि 9 दिसंबर की घटना थी और चीनी सेना की तरफ से अरुणाचल के तवांग में घुसपैठ हुई थी और उसमें हमारे विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन आज स्थिति बहुत साफ हो गई है। कुछ वीडियो वहाँ से आए हैं और उस वीडियो में जो दिखाया गया कि हमारे सैनिक किस तरह से हावी हुए हैं और उन्होंने जो चीन के सैनिक आए थे उन्हें लिटरली खदेड़ा था, तो आज स्थिति बदल गई है। तो मुझे लगता है कि जो अपोजिशन सवाल उठा रहे थे और आज जब सदन में आएंगे तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी सेना को इसके लिए बधाई देंगे और उनका मनोबल बढ़ाएंगे। और आज सदन बहुत स्मूथली चलने वाला है। जो अनुपूरक मांगे हैं वो भी मुझे लगता है कि भी पास हो जाएंगी, और राज्यसभा में जो बिल है जो उत्तर प्रदेश की गौंड जाति है जो अनुसूचित जाति में थी, अब उसको अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे और 4 जिलों का मामला है वो, तो मुझे लगता है कि वो भी बिल आज पास हो जाएगा। और लोकसभा में एक और बिल लगा हुआ है जो ये समुद्री जल दस्यु। जी हाँ, उन बिलों की चर्चा करेंगे अभी आगे, लेकिन एक टिप्पणी मैं सुनील कुमार पिंटू जी से ले लेता हूँ। क्या हमें किसी घटना को लेकर जो वीडियोस हैं अलग अलग जो सूत्रों से आते हैं उस पर ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए, या रक्षा मंत्री जब सदन के भीतर बयान दे देते हैं उस पर विश्वास ज़्यादा रखना चाहिए? प्रतिबिंब जी, पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी ने जो बात उठाई कि अनुदान पर राज्यों के, आप ठीक है यूक्रेन की लड़ाई के कारण, यूरिया के कारण, परंतु आज यूरिया के पूरे देश में हाहाकार है। अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा खर्च किए तो भी हमें किसानों को यूरिया नहीं पहुंचा पाए। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल जब रक्षा मंत्री जी ने बयान दिया और जो घटना हुई तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में, हमें अपने भारतीय सेना के ऊपर, अपने जवानों पर पूर्ण विश्वास है। हम वीडियो देखें या ना देखें, परंतु हमें अपने जवानों पर इतनी विश्वास है कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी देश अगर हमारी सीमा की ओर नज़र उठाएगा, भारतीय सेना उसकी आंख फोड़ लेने की हिम्मत, ताकत और इतना विश्वास पूरे 135 करोड़ की जनता भारतीय सेना के साथ है। जी नरेंद्र जी, यहाँ पर बात की जा रही है और सुनील कुमार जी ने कहा है कि हमें अपनी सेना पर पूर्ण विश्वास है। ये बात और है कि अलग अलग समय पर अलग अलग राजनेताओं के द्वारा जो ऑपरेशंस चलाए जाते हैं हमारी सेना के द्वारा, उसके सबूत भी मांगे गए हैं। लेकिन एक मोटा सवाल यही है कि रक्षा मंत्री एक ऐसी आवाज़ हैं जो विश्वसनीय है, सदन के भीतर वो बयान देते हैं और बयान में बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ और इस घटनाक्रम में 1 इंच भी ज़मीन किसी को नहीं दी गई। उल्टा भारतीय सैनिकों ने जाबाजी दिखाते हुए चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया, भगा दिया। लेकिन उसके लिए क्या हमें किसी वीडियो का इंतजार करना चाहिए या तत्काल ही वो पटाक्षेप हो जाना चाहिए उस पूरे विषय का? देखिए, जहां तक है अपनी भारतीय सेना का, जैसे हमारे साथी ने कहा, हमें पूर्ण विश्वास है अपने सिपाहियों पे और वो बड़ी मतलब जो है संजीदगी से लड़ते हैं। और वीडियो की इतनी कोई खास बात नहीं है इसमें। आपने देखा पिछले 2 साल से चाइना की जो हरकतें हो रही हैं हमारी सीमाओं पे, वो एक ही बहुत ही मतलब जो है विचारणीय मुद्दा है। तो कल आपने देखा होगा जब अपने रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में अपना
बयान दिया, उसके बाद बिल्कुल जो है एकदम सदनी कार्रवाई पूरे अच्छे ढंग से चली। तो इस प्रकार का विपक्ष के उठाने से पहले मुद्दे को अच्छा रहता है अगर मान लिया इस प्रकार से आके सरकार के मंत्री बयान दें और जो भी स्थिति है उसको स्पष्ट करें। तो उसमें क्या है, किसी प्रकार का विधान जो है व्यवधान उसमें प्रोसीडिंग्स जो चल रही है संसद की उसमें नहीं होती जी। और जहां तक वीडियो की बात है, वीडियो की इतनी कोई अवधि रखती है क्योंकि जहां तक आपने सैनिकों का बहादुरी पे पूरा विश्वास है और 135 करोड़ जो हमारी भारतीय जनता है वो अपने जितने भी सैनिक हैं उनके साथ है, किसी प्रकार का उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। लेकिन ये 2 साल से जो चाइना का है इसका कुछ न कुछ सरकार को आगे बढ़ के इसका पुख्ता इंतजाम करना चाहिए ताकि बार बार जो हरकतें होती हैं उसमें जान माल सभी का नुकसान होता है और कहीं न कहीं मैं ये तो भी कहूंगा कहीं न कहीं जो है अंतर्देशीय उसमें कहीं न कहीं गलत मैसेज जाता है कि भाई इस प्रकार की स्थिति को, इस प्रकार की सिचुएशन को सरकार जो है क्यों सक्षम नहीं है, इसको जो है क्यों बार बार ये होते हैं, इसका पक्का इंतजाम होना चाहिए। इससे कहीं न कहीं हमारी सेना का मनोबल टूटने की मतलब जो है कहीं न कहीं आ सकती है कल को, लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिर भी लेकिन मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि इसका कोई न कोई पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि संदेश तभी जाएगा किसी भी राष्ट्र को कि हिमाकत ना करे जब हम हर मोर्चे पर, हर मंच पर एक नजर आए। अब बात कर लेते हैं लोकसभा में आज प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों की और जिन पर आज चर्चा भी हो सकती है। लोकसभा में आज समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 पर आगे की चर्चा होगी। विधेयक को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सदन में विचार और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया था। विधेयक को लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पेश किया गया था। विधेयक पर संसद की स्थायी समिति ने 11 फरवरी 2021 को रिपोर्ट भी पेश की थी। ये विधेयक भारतीय अधिकारियों को गहरे समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। इसके जरिए खुले समुद्र में होने वाली डकैती के लिए दंड तय किए जाएंगे। यहां लोकसभा में आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। इस विधेयक के जरिए तमिलनाडु के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित किया जाएगा। इसके लिए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 में संशोधन किए जाने पर विचार किया जाएगा। इस विधेयक को सदन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पेश करने वाले हैं। पवन शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, 2 महत्वपूर्ण विधेयक आज विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। अगर बात करें पहले जो है वो सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है समुद्र में हमारी रक्षा से जुड़ा हुआ। हम देखते हैं गाहे बगाहे विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीकी देशों के तटीय क्षेत्र में ये समुद्री दस्युता की घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं। तो क्या माना जाए, ये जो विधेयक हैं कितना महत्वपूर्ण है समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019? प्रतिबिंब, ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक इस लिहाज से है क्योंकि देश में ऐसा कोई भी विधेयक अब तक नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जो बिल है द एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019, ये जो है इसको 9 दिसंबर 2019 को एस जयशंकर विदेश मंत्री ने पेश किया था संसद में। उसके बाद ये स्टैंडिंग कमेटी को गया और वहाँ से ये 11 फरवरी जो है 2021 को स्टैंडिंग कमेटी से भी जो सिफारिशें देनी थी वो वापस आ गया। स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपनी सिफारिशें दे दी। उसके बाद ये पेंडिंग है पास होने के लिए। महत्वपूर्ण बात ये है इसमें कि जो हमारी समुद्री सीमा है 200 जो है नॉटिकल माइल्स तक तो हमारे कानून हैं देश के, पर 200 नॉटिकल माइल के आगे समुद्र के रास्ते जो भी सामान आता है, अगर वहां पे कुछ डकैती की घटनाएं होती हैं, कुछ और घटनाएं होती तो उसके लिए देश में कोई कानून नहीं था। तो इस लिहाज से देश में ये पहला कानून है। बड़ी बात, जैसे आपने बताया कि एशिया के जो दूसरे देश हैं या यूरोप से जो सामान समुद्री रास्तों से बड़े बड़े जहाजों में जो भारत पहुंचता है, उसमें सोमालिया में सबसे ज़्यादा ये जो घटनाएं हैं डकैती की जो समुद्री दस्यु करते हैं वहाँ पे पेश आती हैं और करोड़ों की चीज़ें होती है। इसमें महत्वपूर्ण सामान होता है क्योंकि इसमें रक्षा से जुड़े सामान भी होते हैं जो समुद्री रास्ते से आते हैं और भी महत्वपूर्ण सामान रहते हैं। तो ये देश तक पहुंचते ही नहीं है, बीच में डकैत उसको ले जाते हैं। तो वहाँ पे जो वो चोरी होती है, जो डकैती होती है, उसके लिए कानून ही है क्योंकि भारतीय पेरिफेरी में वो आता ही नहीं है।
तो जी, इसके लिए इस कानून की पवन बड़ी जानकारी के लिए आवश्यकता बहुत थी। बहुत धन्यवाद। दूसरे विधेयक पर भी आपसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनील कुमार पिंटू जी और रोशनलाल गौड़ जी से पूछ लेता हूं। रोशन जी, ये 200 नॉटिकल माइल्स की बात की जा रही है, वहां तक हमारा कानून लगता है, लेकिन उसके बाद तो क्या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून लागू नहीं होगा? क्या भारत का कोई विधेयक या कोई भारत के द्वारा बनाया हुआ कानून उसके बाद लागू हो सकता है? क्या उसकी कोई सीमा नहीं है? नहीं, असल में ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये जब ये पायरेट्स की घटनाएं घटी हैं, जैसे आपने कहा कि सोमालिया और उसके आसपास जो अफ्रीकी देश हैं, वहाँ से कुछ डकैत आते हैं और वो जहाज़ों को लूट लेते हैं। तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संधि भी थी और उसी संधि के आधार पर सभी देशों को कहा गया कि आप अपने अपने देशों में उसी संधि के हिसाब से कानून बनाएं। तो हम उसी संधि के हिसाब से ही कानून बना रहे हैं और जो 200 नॉटिकल माइल से उसके आगे अगर कोई घटना घटती है तो उन पायरेट्स को मौत की सजा तक का इसमें प्रावधान है, आजीवन कारावास और मृत्युदंड का है। तो इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति भी की है कि मृत्युदंड नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इस तरह की घटनाएं घटती हैं, आप देखते हैं कि आए दिन हमारे यहाँ खबरें आती हैं कि जहाज़ को लूट लिया गया है या उनको बंधक बना दिया गया है, वो फिरौती मांग रहे हैं और फिर यहाँ से कुछ जो प्राइवेट हैं वो तो फिरौती दे देते हैं, लेकिन उनके लोगों का सुरक्षित वापस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, सरकार को इंटरफेयर करना पड़ता है। तो जब एक कानून बन जाएगा तो जो डकैत हैं वो कम से कम डरेंगे कि अगर वो पकड़े गए तो उनको मृत्युदंड हो सकती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संधि के हिसाब से कानून बन जी रहा है। जी, सुनील कुमार पिंटू जी, ये तो हमारे जहाज़ों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सीधे तौर पर विधेयक है। मुझे नहीं लगता कि इस पर विपक्ष को कोई आपत्ति होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? जी नहीं, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आए दिन की जो घटनाएं होती थी, ठीक ही कहा हमारे वरिष्ठ पत्रकार गौर साहब ने कि हमारे सीमा के बाहर भी और चाहे हमारे समुद्री सीमा के अंदर भी जब यूरोप से या अन्य कंट्री से जो हमारे गुड्स जाते हैं या ट्रैफिक रहते हैं, उनके साथ आए दिन ये घटनाएं होती है। उनके जहाज़ को लूट लेना, किडनैप कर लेना। ठीक ही कहा कि किडनैप करने के बाद प्राइवेट वाले लोग तो पे कर देते थे, परंतु जो सरकारी जहाज होते थे उनके लिए या लोगों को बचाने के लिए सरकार को इंटरफेयर, इसमें जो प्रोविज़न रखा गया है, चाहे जितनी भी बड़ी सज़ा हो, चाहे मृत्युदंड का हो, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत ही इंडिया गवर्नमेंट भी अपने देश में ये कानून ला रही है। पूरे हम सभी व्यक्ति इसके पक्ष में हैं कि हम अपनी समुद्री सीमा और सीमा के बाहर भी हम अपने रूट पर आने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा और रक्षा कर सकें। जी पवन, अभी आपने जैसा कि बताया भी है कि आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश, क्षमा कीजिएगा, ये जानकारी जो है हम लोग साझा करेंगे अपने दोनों विशेषज्ञ मेहमानों से ही। यहाँ पर संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को विचार और पारित किए जाने के लिए भी पेश किया जाएगा। एक ऐसा ही इसके ही समकक्ष एक विधेयक जिस पर चर्चा राज्यसभा में हो गई है, वो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है, ये तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में है। कितना महत्वपूर्ण, रोशनलाल जी? देखिए, इस बार सरकार ने 4 विधेयक पेश किए हैं जो संविधान संशोधन है। एक तमिलनाडु से संबंधित था, एक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, एक हिमाचल प्रदेश से और एक झारखंड से संबंधित है। तो ये 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की जो सूची है उसको संशोधित करना है, यानी उसमें शामिल करना है। जैसे हिमाचल में एक जाति है जो उत्तराखंड और हिमाचल से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड में उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा है, लेकिन हिमाचल में नहीं था। तो पिछले 50 सालों से वो लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उनको सरकार ने मान लिया है। तो वो विधेयक, एक विधेयक है। दूसरा विधेयक गोंड जाति का है जो उत्तर प्रदेश का है, और जो आज ये लोकसभा में पेश हो रहा है ये तमिलनाडु की 2 जातियों को शामिल करने का है। तो सरकार, राज्य सरकार की जो वहाँ से रिकमेंडेशन होती है उसके हिसाब से अपनी सूची को संशोधित करता है। अगर किसी जाति को उसमें से हटाना हो या किसी को रखना हो, वो राज्य सरकारों की तरफ से जो रिकमेंडेशन आती है उसी बेस पे करते हैं। तो वही सरकार कर रही है। जी, अनुसूचित जनजातियों को लेकर ये विधेयक है सुनील कुमार जी, और जैसा कि पहले वाले विधेयक के बारे में हमने आपसे पूछा और आपने कहा कि इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए, नहीं भी है। आपके पक्ष की जहाँ तक बात है, इस विधेयक को लेकर क्या विचार है? देखिए, ये तो राज्य सरकार के यहाँ जो उन जनजातियों के लोग जो जनजाति में हैं उनको अगर फिर से सूचीबद्ध करने का या उनको सूची से दूसरे सूची में डालने का काम है, ये उन लोगों की बहुत बरसों पुरानी मांग है। ये उस समाज के लोग आज नहीं, अब लंबे संघर्ष के बाद राज्य सरकार ने अपने यहाँ से विधानसभा से पारित करके आज लोकसभा में भेजा है। लोकसभा में भी चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे तमिलनाडु का हो, हर राज्यों के इन जो मांगे आई हैं इस पर सभी को पक्ष है और स्टैंडिंग कमेटी की भी रिपोर्ट आ चुकी हुई है
कि ये इन लोगों को अनुसूचित जनजाति के सूची में सूचीबद्ध करने के लिए सरकार जो प्रस्ताव ला रही है, ये एक अच्छा प्रस्ताव है। जी पवन, आपसे बात नहीं हो पाई थी। दो विधेयकों की यहाँ पर चर्चा हो रही है। एक के बारे में आपने भी बहुत विस्तार से जानकारी दी है। दूसरे की बात करें तो अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। यहाँ पर तो जो ऐसा लग रहा है कि जो है सदन के भीतर और बाहर जितने भी सांसद हैं, चाहे वो विपक्ष के सांसद ही क्यों ना हो, वो भी विधेयकों के साथ हैं। क्या आपकी किसी से बात हुई? क्या अपडेट है इस विधेयक को लेकर? बिल्कुल प्रतिबिंब, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा रोशन गौड़ जी ने भी बताया कि ये बहुत सारी जातियां हैं, चाहे वो अनुसूचित एसटी हों चाहे एससी हों, उनकी कुछ जिनको शामिल करना है। तो ये जो बिल है जो शेड्यूल ट्राइब को लेकर है, दो समुदाय हैं तमिलनाडु के, उनमें एक है नारी कोरवन और दूसरा है कुरी विकरन। ये दो समुदाय हैं। इनके जो लोग हैं वो तमिलनाडु में भी रहते हैं और कुछ यूटी में भी रहते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें भी रहते हैं। तो इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब की जो सूची है उसमें शामिल करना है, ताकि विकास की राह में जो ये जातियां जो हैं पीछे रह गई हैं वो भी मुख्य धारा में शामिल हो, उनके लोगों को भी, उन जातियों के और समुदाय के लोगों को भी फ़ायदा मिले। क्योंकि जो है कल्याणकारी राज्य है, जहाँ जैसा हम जानते हैं कि हमारा लोकतंत्र जो है उसमें समाज के विभिन्न वर्ग, सभी समुदायों का कल्याण हो, उनके लोग आगे उठें, उनको नौकरियों के अवसर मिलें, बाकी चीज़ों के अवसर मिले, तो उनको जाहिर तौर पे फ़ायदा मिलता है जब शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाता है। तो ये जो है तमिलनाडु से संबंधित बिल है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो जहाँ तक जब भी कोई भी आरक्षण का मामला हो या समाज के जो वर्ग हैं जो पीछे रह गए हों, उसमें कोई भी पार्टी जो है वो पीछे नहीं रहती और जाहिर तौर पे सारा मामला वोट बैंक से भी जुड़ा रहता है। प्रतिबिंब जी। और अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आज नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र संशोधन विधेयक 2022 को विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाने वाला है। विधेयक के जरिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम 2019 को संशोधित किया जाना है। विधेयक 8 अगस्त को लोकसभा से पारित हो चुका है। विधेयक को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सदन में पेश करने वाले हैं। अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। अखिलेश, बात करें तो 8 अगस्त को लोकसभा से पारित हो चुका है विधेयक, क्या संभावना लग रही है राज्यसभा के भीतर? देखिए प्रतिबिंब में ये जो विधेयक है, यह पहले न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इसका नाम है, लेकिन अब इसको बदलने की बात है। इसका नामकरण रखा जाएगा इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो यह एक कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी एक विचार है सरकार का, और उस महत्वाकांक्षी विचार के तहत एक भारत को एक बड़े आर्बिट्रेशन सेंटर के रूप में स्थापित करने की बात है। देखिए, हमारे यहाँ वकीलों की संख्या बहुत है और वकीलों का योगदान भारत में आज़ादी के आंदोलन से लेकर अब तक कहेंगे कई सामाजिक आंदोलनों में, यहाँ तक कि लोकतांत्रिक आंदोलनों में, यहाँ तक कि इमरजेंसी के खिलाफ हमेशा जो हमारे वकील हैं या कानूनी विशेषज्ञ हैं उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो उस ऊर्जा को एक ऐसे हमारे इसके कैपेसिटी के रूप में बिल्ड करने की बात है, जिसमें कि हम न सिर्फ भारत को एक हब बनाएं बल्कि जो अन्य देश हैं उनको भी एक सहायता करें। देखिए, एशिया में एक सिंगापुर ऐसी जगह है जहाँ की एक आर्बिट्रेशन सेंटर है, उसके अलावा लंदन में है, पेरिस में है। तो अगर भारत में इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनता है तो एक बड़ा एक ध्रुव बनेगा, जो कि एशिया का कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित होगा। तो इस रूप में मुझे जो लगता है कि आमतौर पे सदस्यों की सहमति होती है। होता क्या है कि कुछ क्लॉजेज में डिफरेंसेज होते हैं, और क्लॉजेज में है जैसे इस इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में प्रावधान किया गया है कि इसमें न सिर्फ आर्बिट्रेशन होगा बल्कि काउंसलिंग भी होगी, कंसिलिएशन भी होगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मेडिएशन भी करने की बात होगी। तो यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और इस पर जब चर्चा होती है तो सदस्य न सिर्फ इस बिल पे बल्कि इस बिल के बहाने जो पूरी कानूनी स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय नेगोशिएशन से, उन सारों पर चर्चा होती है। और जब फाइनल बिल पारित होने के लिए आता है तो कुछ क्लॉजेज पे सदस्यों के बीच में जरूर सुझाव होते हैं जो क्लॉजेज में अमेंडमेंट देते हैं। तो एक बड़ी रोचक चर्चा होने की संभावना है, और मुझे लगता है कि आज इस पे सदस्य काफी तैयारी के साथ भाग लेंगे। जी जी, सुनील कुमार पिंटू जी, ये जिस तरीके से वैश्विक परिदृश्य पर भारत की स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है, क्या माना जाए ये विधेयक पारित हो जाता है और फिर कानून का रूप ले लेता है तो ये मजबूती और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए भी महत्वपूर्ण है? प्रतिबिंब जी, आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले इंडिया के अंदर में
बिग बाज़ार के ऊपर में जो उसका हो रहा था कि मैं इनके साथ रिलायंस के साथ जिसके कारण यहाँ के कोर्ट से होने के बाद सिंगापुर में, क्योंकि उस समय इंडिया में कोर्ट न होने के कारण सिंगापुर में जाकर ये मामले को वहाँ पर सुनवाई की गई थी। ये तो एक बहुत बड़ा इंडिया के अंदर का अचीवमेंट होगा कि अगर हम इंडिया के अंदर में इसको लागू कर देते हैं, जो अभी दिल्ली के अलावा इंडिया के नाम से हो जाएगा, और तो इसमें हमारे अन्य देशों से भी और हमारे देश के अंदर में जितने सारे इंडस्ट्रीज या जितने बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, अगर उनको किसी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसके लिए अब उनको बाहर के कोर्ट में न जाकर इंडिया के ही कोर्ट में हम उस वाद विवाद को निपटा सकते हैं। जी जी, रोशनलाल गौड़ जी, क्या विधेयक पारित करना और विधेयक पारित होने के बाद इसका कानून बन जाना ही काफ़ी रहेगा, या आपको लगता है कि इस पूरे विषय में वैश्विक सहभागिता या सहयोग भी ज़रूरी रहेगा? देखिए, अभी अखिलेश सुमन जी ने जो बात कही कि इसका नाम बदलने का है, तो अगर हम कहेंगे एक छोटा सा विधेयक है, लेकिन विधि मंत्री ने कहा कि इसको छोटा ना समझे, क्योंकि इसका जो नाम बदला जा रहा है, नई दिल्ली से इसको भारत किया जा रहा है। और भारत इसलिए किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी जहां आर्बिट्रेशन की ज़रूरत है, जहां मध्यस्थता की ज़रूरत है, तो नई दिल्ली को अपना केंद्र बनाएं। और अभी जो हमारे देश में ट्रिब्यूनल की संख्या है वो करीबन 36 है, तो उनके नाम किसी न किसी शहरों के नाम है। तो इसलिए ये सोचा गया कि इसको नई दिल्ली तक सीमित ना रखा जाए। अगर इसको भारत करते हैं, इंडिया करते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो मध्यस्थता का केंद्र बनेगा और इसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा भी दिया जा रहा है। तो आज का जो विधेयक है उसमें 2 प्रावधान है। एक प्रावधान है कि उसका नाम बदलना है, और दूसरा है कि उसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करना है। तो इसके बाद इसकी जो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, जो कॉरपोरेट हाउस हैं, वो यहाँ अपने अगर उनके कोई विवाद होते हैं तो अपने विवाद सुलझाने के लिए नई दिल्ली आ सकते हैं और इस संस्था का वो सदुपयोग कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। जी जी, तो कहीं ना कहीं भारत की जो वैश्विक छवि है बिल्कुल वो भी इससे और ज़्यादा मजबूत भी होगी। बिल्कुल, इसीलिए इसको हब बनाया जा रहा है कि जैसे अभी अखिलेश जी ने भी कहा कि ये सिंगापुर में एक है, पेरिस में है, तो एक और हो जाएगा कि दिल्ली में भी है। तो जो एशियाई देश हैं या हमारे आसपास के जितने देश हैं वो यहाँ आके अपने मध्यस्थता, अपने जो विवाद है यहाँ आके निपटा सकते हैं। और भारत की जो सबसे अच्छी पहचान है कि यहाँ सस्ते में सब काम हो जाता है, तो इसलिए यहाँ मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में आना अन्य देशों के जो कॉरपोरेट हाउस है उनको ज़्यादा मुफीज होगा। जी हाँ, राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर जवाब देने वाले हैं। विधेयक पर कल चर्चा पूरी हो चुकी है। इस विधेयक के जरिए संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश आदेश 1967 में संशोधन किया जाना है। ये विधेयक 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा से पारित हो चुका है। अखिलेश, कितना महत्वपूर्ण विधेयक, क्योंकि चर्चा इस पर बहुत हो चुकी है, तो क्या माना जाए वो चर्चा पूर्ण हो चुकी है या चर्चा थोड़ी आगे बढ़ेगी और उसके पश्चात केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इस पर जवाब देंगे? नहीं, प्रतिबिंब चर्चा इस पे पूरी हो चुकी है, क्योंकि देखिए कल 5 बजे के बाद भी सदन बैठकर इस चर्चा को पूरी किया और उसके बाद जो ऐसे कुछ स्पेशल मेंशन है उन स्पेशल मेंशन को भी लिया गया, इसलिए कल ज़्यादा समय हो गया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल थोड़ा सा सदन में व्यवधान भी रहा, वॉकआउट हुआ और उसके अलावा जो है कुछ थोड़ी देर के लिए एडजॉर्न भी किया गया था सदन को। तो इन सारी चीज़ों की भरपाई करने के लिए सदन को थोड़ी देर बैठना पड़ा और अंत में ये निर्णय हुआ कि इस चर्चा का जवाब कल दिया जाएगा, मतलब आज दिया जाएगा। निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण केवल 4 जिलों का मामला नहीं है प्रतिबिंब। ये मामला ये होता है कि आप शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी से शेड्यूल ट्राइब में जब ले जाते हैं तो कई जगह ये आपत्तियां आती है, जैसे जो शेड्यूल ट्राइब में ऑलरेडी हैं उनको ये आपत्ति आती है कि हमारे अंदर आप एक नए समुदाय को डाल रहे हो, नई कैटेगरी को डाल रहे हो, तो हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा जो दावा है उस दावे में प्रतिशत हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरह के टकराव आमतौर पर आते हैं। लेकिन जो कल सदन में चर्चा के दौरान देखने को मिला, काफ़ी ही सारगर्भित और काफ़ी कंस्ट्रक्टिव तरीके से किसी ने ये बात नहीं उठाई। हालांकि लोगों ने ये कहा कि केवल कैटेगरी बदलने से नहीं होता, आपको उस जिस कैटेगरी में आप ले जा रहे हैं उस कैटेगरी के लोगों के आम जीवन को सुधारना होगा ताकि वे मुख्य धारा में शामिल होने के योग्य बन सके, और जिस कैटेगरी से वो आ रहे हैं उस कैटेगरी को आपको इस तरह से सुधारना होगा। तो निश्चित तौर पर किसी को यह नहीं महसूस हो कि वो अमुक कैटेगरी में है तो उसको लाभ नहीं होगा और अमुक कैटेगरी में चला जाएगा तो उससे ज़्यादा लाभ होगा,
इस भावना को नज़रअंदाज करने का सुझाव कई सदस्यों ने दिया है। और निश्चित तौर पे आज जब अर्जुन मुंडा जवाब देंगे तो उन सारे सुझावों पर और जो कई सवाल भी खड़े किए गए उन सारे सवालों पे, क्योंकि कई बार शेड्यूल कास्ट के जो छात्र हैं उनके रहने के लिए जो छात्रावास है, उनके लिए जो स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, वैसे ही शेड्यूल ट्राइब के लिए छात्रावास है, स्कॉलरशिप की व्यवस्था, कोचिंग की व्यवस्था किस तरीके की है, ताकि आप नौकरी में उनको आरक्षण दे देंगे लेकिन आरक्षण लेने के लायक भी वो हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। इन सारे सवालों पे कल भी सवाल किए गए, खड़े किए, सत्ता पक्ष ने भी किए और विपक्ष ने भी किए। तो आज अर्जुन मुंडा के लिए एक महती समय होगा कि इस बिल के बहाने वो जो आम जो शेड्यूल का ट्राइब कैटेगरी के जो छात्र हैं और जो लोग हैं उनके लिए क्या सरकार सोच रही है, इसके बारे में भी उनको बोलने का मौका मिलेगा। जी सुनील जी, ये जितने भी विधेयकों पर अभी चर्चा हो रही है या फिर सूचीबद्ध हैं, आमतौर पर ऐसे हैं कि जिस पर बहुत ज़्यादा जो है विपक्ष भी जो है इसको लेकर सहमति जता रहा है, उससे दूरी नहीं बना रहा है। लेकिन कल भी जिस चर्चा की बात यहाँ पर हमारे सहयोगी कर रहे थे, उस चर्चा में सामने बात ये आई कि अधिकारों का हनन ना हो। दूसरी जो जातियां पहले से ही इस कैटेगरी में आती हैं, वो एक जो है विश्वास दिलाना कितना महत्वपूर्ण होता है। देखिए सही बात है, आपके रिपोर्टर ने कहा कि जो एससी में है, अगर उसको आप एसटी में ले जाते हैं तो एसटी में जो पहले से लोग हैं उनको लगता है कि हम हमारे यहाँ एससी से आने वाले की संख्या हो गई ज़्यादा, एसटी में आ गए तो हमें जो मिलना है कहीं हमारे हक की हकमारी ना हो जाए। तो विपक्ष यही चाह रहा है कि सरकार इस बात का एश्योर करे कि जो पहले से हैं और जो वंचित लोग को आप ले जा रहे हैं एसटी में, उनके हक की हकमारी ना हो, उनको जो हक मिलना है वो पूरा मिले। और एससी में अगर संख्या घट रही है और एसटी में बढ़ रही है, उसी अनुपात में एसटी को और अधिक महत्व देते हुए एसटी के लिए और अधिक हम क्या कर सके, जो आज देश के 75 साल बीत जाने के बाद भी हमारी ये समुदाय आज भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए और कहीं न कहीं ये बहुत पीछे छूट गए हैं। अगर हमें इन्हें मुख्य धारा में लाना है तो हमें इन पर विशेष ध्यान देने की सख्त जरूरत है। जी, ये बात महत्वपूर्ण है रोशन लाल जी कि कुछ नई जातियों को इस कैटेगरी में लाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन कैटेगरियों में पहले से ही मौजूद जातियों का भला हो पाया है? वो लाभ जो सरकारों के द्वारा घोषित किए जाते हैं, वो लाभ इन जातियों तक पहुंच भी पाए हैं या नहीं पाए हैं, या फिर नई जातियों को समाहित करना ही कहीं ना कहीं लक्ष्य है? देखिए, आपने अगर गुजरात इसमें राजस्थान में देखा हो, मीणा और गुर्जर समुदाय में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, क्योंकि गुर्जर समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रस्ताव किया था। और जब सरकार ने प्रस्ताव किया था तो दोनों समुदाय में बड़ा झगड़ा हुआ था कि मीणाओं को लगा कि कहीं ये हमारा हक ना मार ले, क्योंकि उनकी संख्या सीमित है और अगर गुर्जर समुदाय इसमें जुड़ता है तो फिर उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो यही मुद्दा जो आप उठा रहे हैं और जो हमारे सांसद जी ने कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम संख्या बढ़ाते हैं तो क्या इतने पद हमारे पास होंगे, क्योंकि एसटी और एससी दोनों समुदायों के लिए सरकार की नौकरियों में आरक्षण है, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण है। तो क्या इतनी सीटें हमारे पास हैं कि जो हम संख्या बढ़ा रहे हैं तो उनके लिए उतने अवसर भी उपलब्ध होंगे? तो ये मुझे लगता है कि आज मंत्री जी इस पर जवाब देंगे और उन समुदायों का जो हक है, उनका जो लाभ मिलना चाहिए, उनको समुचित लाभ मिल सके। तो मुझे लगता है कि आज मंत्री जी इस पर अपना इसमें एक और पेच फंसा हुआ है सुनील कुमार जी। कई जातियां ऐसी हैं बहुत सिमिलर लगती हैं नाम से, और कई बार देखा गया है कि एक जाति की जगह दूसरी जाति का नाम जो है सूचीबद्ध हो जाता है। उसको वर्गीकृत करना और इस वर्गीकरण के लिए राज्यों की सहभागिता लेना कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि हमारे बिहार के अंदर में लोहार जाति को एससी में रखा गया है, परंतु दिल्ली से जो भारत सरकार की जो सूची निकली है उसमें लोहारा है, LA कर दिया गया। वही लोहार को A लग गया लास्ट में, वो नाम बदल गया, जात बदल गई और वो समुदाय बदल गया और उसको यहाँ पर वंचित कर दिया गया। जैसे अशोक को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो अशोका हो जाता है, ठीक वही उनके साथ हुआ है जी। इसलिए राज्य सरकार से जो आए हुए जो शब्द हैं उसी के अनुरूप भारत सरकार भी उन जातियों को हक दे और उनके नामों का ये जो विश्लेषण है ये जरूर करे कि आखिर उनके नाम है क्या। और बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे शब्द हैं जिनके कारण कुछ जातियां अगर किसी राज्य में एससी में है तो किसी राज्य में नहीं है। तो अगर हम उन जातियों को हक देना चाहते हैं
तो हमें एक यूनिफॉर्म बनाना होगा कि हम पूरे हिंदुस्तान के उस जाति को जो आज भी 75 साल से पीछे हैं, हम उनको हक दे सके। ये हक देने का काम भारत सरकार को चाहिए। इस पर राज्य सरकारों की सहमति से एक पैनल बनाकर उन लोगों को सम्मिलित करें। जी चलिए सुनील कुमार जी, आपने समय निकाला और आपने चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि सदन की कार्रवाई कुछ देर में शुरू हो जाएगी और कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए आपको जाना है, तो आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद रोशनलाल गौड़ जी आपका इसलिए धन्यवाद रोशनलाल गौड़ जी कि समय निकालकर आप आए और आपको सदन की कार्रवाई को कवर करने के लिए जाना है। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आखिरी टिप्पणी, छठा दिन कितना महत्वपूर्ण, क्या कुछ आपको संभावना लग रही है मोटे तौर पर? देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखिए आज कुछ रोचक प्रश्न हैं और एक दो प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो प्रश्न पर ध्यान जाएगा आपका। जैसे एक प्रश्न है, वो प्रश्न आया है एक सांसद की तरफ से, फूलोदेवी नेताम हैं। उन्होंने कहा है कि क्या नरेगा, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, उसके तहत क्या महिलाओं को जो काम देने की अवधि है पहले 100 साल थी सभी के लिए, 100 दिन थी, उसको क्या 150 दिन करने का प्रावधान है? तो यह एक बड़ी जिज्ञासा पैदा करने वाला सवाल है और निश्चित तौर पे अगर ऐसा होता है तो एक हेडलाइन बनेगी कल की अखबारों की, और आज के जो टेलीविज़न चैनल हैं उनकी भी हेडलाइन बनेगी। और उसके साथ उन्होंने यह भी सवाल किया है कि अगर ऐसा नहीं भी होता है तो क्या महिलाओं के लिए आप कोई विशेष व्यवस्था नरेगा में करना चाहते हैं? तो निश्चित तौर पर एक नरेगा चूँकि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और उसमें राज्य सरकार के लोग उसे लागू करते हैं, लेकिन आम जनता से लाभान्वित होती है। तो एक महत्वपूर्ण सवाल है, देखना होगा। एक दूसरा सवाल है जो हाईवे अथॉरिटी के माध्यम से कह सकते हैं कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के बारे में है कि क्या आप एक्सप्रेसवे की जो स्पीड लिमिट है उसको क्या आप बढ़ाना चाहते हैं, मतलब 140 किलोमीटर प्रति घंटा करना चाहते हैं? तो यह भी एक रोचक सवाल है, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे आप देखते हैं कि कई बार शिकायतें आती हैं दुर्घटनाएं होने की, और ऐसे में अगर सरकार व्यवस्था कर रही है, ऐसा प्रावधान लाने की बात सोच रही है, निश्चित तौर पे अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन सवाल का जवाब आएगा। उसके अलावा दो महत्वपूर्ण सवाल है एडॉप्शन के बारे में, एक त्रिची सिवा का सवाल है और एक और सवाल है सरोज पांडे का। उन्होंने कहा है कि एडॉप्शन में जो दो तरह के एडॉप्शन होते हैं, एक जो सरकारी संस्थानों के माध्यम से एडॉप्शन होता है, दूसरा जो सरकारी संस्थानों के माध्यम से नहीं लेकिन कारा जो व्यवस्था है या सारा व्यवस्था है, सेंटर का कारा होता है, स्टेट का सारा होता है, उसके माध्यम से कई अड़चने एडॉप्शन में आ रही है। तो उसको दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? तो यह जो प्रश्नकाल में यह जो अवसर होगा काफ़ी रोचक होगा और निश्चित तौर पर यह अभी भी जिज्ञासा बनी हुई है कि कल की सरगर्मी के बाद आज सदन में विपक्ष का क्या रुख रखता है, क्या रुख होगा। लेकिन आपने बहुत विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश। आखिरी जो है टिप्पणी चाहता हूं मैं पवन आपसे। पवन जो है हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, और लेकिन हम बता दें कि कल जो है शून्यकाल में देर तक और 20 से भी ज़्यादा सांसदों को अवसर प्रदान किया गया। आज जब सदन की कार्रवाई लोकसभा में शुरू होगी तो प्रश्नकाल कितना सुचारू रूप से चल पाता है, प्रश्नकाल में कितने प्रश्न लिए जा सकते हैं, या फिर शून्यकाल में क्या कल की तरह से फिर से जो है दोहराई जाएगी उस स्पीड को, उस गति को जो कल सदन के भीतर देखने को मिली थी। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा, सड़क परिवहन और राजमार्ग, ग्रामीण विकास, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आज पूछे जाने वाले हैं। सांसद समीर उरांव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से विलंबित सड़क परियोजनाओं के कार्य को पुनः प्रारंभ किए जाने से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पिछड़े वर्ग के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति से जुड़ा प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद मोहम्मद नदीमुल हक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद तिरुचि शिवा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से कारा के तहत बच्चों को गोद लेने की दर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। सांसद सरोज पांडे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से सरकारी संस्थानों में रहने वाले अनाथ बच्चों को गोद लेने से संबंधित सवाल पूछेंगी।
सांसद बलबीर सिंह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पंजाब में मुक्तसर मलोट सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 354 का निर्माण न होने से जुड़ा प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद अनिल देसाई जनजातीय कार्य मंत्रालय से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद नीरज डांगी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर अनिल सुखदेवराव बोडे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से वाहनों की गति सीमा से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद फूलो देवी नेताम ग्रामीण विकास मंत्रालय से मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं के लिए कार्य दिवसों में वृद्धि से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद मौसम नूर शिक्षा मंत्रालय से छात्रों द्वारा आवेदन की गई छात्रवृत्ति के लिए शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित सवाल पूछने वाले। सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से उड़ीसा में तटीय राजमार्ग की स्थिति से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद संजय सिंह शिक्षा मंत्रालय से देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद इलामारम करीम जनजातीय कार्य मंत्रालय से वन अधिकार समिति का गठन करने वाले ग्राम और बस्तियों से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ग्रामीण विकास मंत्रालय से मध्य प्रदेश में PMGSY के तहत सड़कों के निर्माण से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कोयला, वाणिज्य और उद्योग, संचार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, योजना और रेल मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद विनायक भावराव राउत संचार मंत्रालय से BSNL ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के बारे में सवाल पूछेंगे। सांसद गीता विश्वनाथ वांगा योजना मंत्रालय से अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM के तहत की गई पहल से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद पूनमबेन हेमत भाई माडम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से स्टार्टअप में निजी निवेश को बढ़ावा देने से शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया पहल से जुड़ा प्रश्न पूछने वाली हैं। सांसद GM सिद्धेश्वर अपने प्रश्न के जरिए संचार मंत्रालय से BSNL को बीते 5 साल में हुए लाभ या हानि के बारे में जानकारी मांगेंगे। सांसद मद्दिल्ला गुरुमूर्ति रेल मंत्रालय से तिरुपति और शिरडी के बीच रेलगाड़ियों के आरंभ किए जाने से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद सुमेधानंद सरस्वती रेल मंत्रालय से राजस्थान में स्मार्ट स्टेशनों के विकास के लिए व्यय की गई राशि और उससे जुड़ी जानकारियों से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद चंद्रप्रकाश जोशी रेल मंत्रालय से हाई स्पीड आयातित ईंधन के वार्षिक बिल से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद कुलदीप राय शर्मा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सरकारी सेवाओं की जानकारी से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद राजवीर राजू भैया इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति से संबंधित सवाल करने वाले हैं। सांसद अनुमुला रेवंत रेड्डी कोयला मंत्रालय से कोयले के भूमिगत भंडारों को खोले जाने और कोयले के खनन की जानकारी मांगने से जुड़ा सवाल पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर शशि थरूर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से केरल में फोर्टिफाइड चावल के वितरण से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद जसबीर सिंह कोयला मंत्रालय से कार्यशील कोयला खदानों से जुड़ा सवाल पूछने वाले हैं। सांसद रीति पाठक इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से विश्व के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। सांसद चंद्रशेखर साहू वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से स्वदेशी खिलौने को बढ़ावा दिए जाने से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद सुनील कुमार रेल मंत्रालय से विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर एस्केलेटर और लिफ्ट लगाने से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद ए राजा रेल मंत्रालय से बीते 6 महीनों से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में
तकनीकी खराबी से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। सांसद मिथुन रेड्डी कोयला मंत्रालय से कोयले के घरेलू उत्पादन और आयात से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद विजय कुमार दुबे रेल मंत्रालय से उत्तर प्रदेश में मानव रहित समपारों पर तैनात रेल मित्र से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद कनकमल कटारा रेल मंत्रालय से राजस्थान में चल रही रेल परियोजनाओं से जुड़ा सवाल करने वाले हैं। सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से मुफ्त खाद्यान्न वितरण योजना की समय अवधि बढ़ाने से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।